नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉलिटी के कुछ मुद्दे जो कि आपके पिछले एक साल तक क्या रहे, वेरी करते रहे। तो उन मुद्दों पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे, ये दल बदल संबंधी जो है कि मुद्दा आपका काफ़ी जो है कि चर्चा में रहा। तो दल बदल पर थोड़ा सा अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। दल बदल कानून कब आया आपका? ये आया आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। आप गौर से जब अनुसूचियों को देखोगे, किसको देखोगे आप लोग? अनुसूचियों को। तो अनुसूचियों में जो 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 और उसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ये क्या बोलता है? ये विधायकों और सांसद दोनों। विधायक कहाँ चुने जाते हैं? तो विधानसभा में जो राज्यों में चुने जाते हैं वो विधायक होते हैं। और सांसद कहाँ चुने जाते हैं? जो कि लोकसभा में चुने जाते हैं वो सांसद। इनको अयोग्य ठहराए जाने की क्या है प्रक्रिया, किसके बारे में वर्णन करता है भाई? इनको अयोग्य हम किन किन आधारों पर ठहराएंगे उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करता है। ठीक, तो इनके आधार पर अपन लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि करंट के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो पीएससी है वो करंट मुद्दों पर जो है कि बिल्कुल अपना फोकस बनाए रखता है। तो देखिए अब आधार क्या है इसके। सबसे पहला जो आधार वर्णित है वो है कि सांसद और विधायक स्वेच्छा से यदि पार्टी से क्या दे दें, इस्तीफा दे दें, मतलब आपके क्या दे दें, त्याग पत्र, स्वेच्छा से। करेक्ट। अच्छा, दूसरा बात वो यहीं पे क्या बोल रहा है, या तो वह बिहेव को क्या बोलते हैं, सचेतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सचेतक, जो कि पार्टी के लाइन लेंथ के हिसाब से वॉच करता है, देखता है कि कहीं कोई सदस्यों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। नियम कानून भी यही बनाता है, ठीक है ना। तो सचेतक के निर्देशों का कोई यदि क्या कर दे, उल्लंघन कर दे, डिस्ट्रॉय करे, माने ना उसकी बात, तो ये दो कंडीशन सबसे पहले क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है कि आपको कहाँ पार्टी से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात करते हैं निर्दलीय सदस्य, जो कि बिना दल के होते हैं, चुन के आते हैं। वो किसी दल की क्या कर लें, सदस्यता ग्रहण कर लें। क्या कर लें? किसी दल की सदस्यता को ग्रहण कर लें। तो फिर वो निर्दलीय कहाँ रहा, है कि नहीं। चलिए थर्ड की बात करते हैं, नामित सदस्य। नामित बोले तो नॉमिनेटेड, किसी को नामित किया है, 6 माह पश्चात वह किसी दल में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तो होगा ही। नामित करने के बाद में कहीं ना कहीं उसे क्या लेनी पड़ेगी, किसी न किसी पार्टी की क्या लेना पड़ेगी, सदस्यता, और मतलब वहाँ से चुनाव उसको लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, यह कानून वर्तमान में चुनाव पूर्व गठबंधनों, चुनाव से जो पूर्व में गठबंधन हो जाते हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। मतलब आपको यदि कोई गठबंधन करना है तो कब कर सकते हो आप? चुनाव से पहले कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या बात कर, अध्यक्ष के पास किसी उम्मीदवार की अयोग्यता घोषित करने के, यदि वह अध्यक्ष जो है कि क्या करे, किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दे, तो अपने ही दिए गए निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति उसके पास में नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है आपने, देखें इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विरोधी विषयक उपबंध हैं। तो अभी क्लियर किया था हम लोगों ने डाटा, कहाँ पर है आपकी 10वीं अनुसूची। तो सही आंसर क्या होगा, 10वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, चलिए और अनुसूचियों पर चर्चा कर ले रहे हैं। दूसरी अनुसूची क्या बोलती है? तो दूसरी अनुसूची देखिए आप, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? दूसरी अनुसूची की चर्चा कर रहे हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, ओके, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख करता है। ठीक, क्लियर हुआ? इनके किसके बारे में उल्लेख करता है? वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है ना। चलिए, संविधान की 5वीं अनुसूची क्या चर्चा करती है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? प्रशासन के बारे में बात करता है और उनके नियंत्रण के बारे में बात करता है। ठीक। 8वीं अनुसूची क्या चर्चा करती है? 22 भाषाओं का उल्लेख के बारे में चर्चा करता है। 22 भाषाओं क्या करता है? उल्लेख के बारे में। तो आप गौर से देखिए कितनी बच गई आपकी अनुसूचियां, कुछ और बची हैं, उन पे और चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो पहली अनुसूची क्या बोलते हैं आपकी? संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है आपका? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन। ठीक, दूसरी हमने क्लियर करी है। ठीक है। तीसरी क्या बात करती है? जो वो पद दिए गए थे उनकी शपथ के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में चर्चा करता है? जैसे कि आपका राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, ठीक है ना, संघ लोक सेवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, ठीक है कि नहीं, राज्यपाल में सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी शपथ के बारे में चर्चा कहाँ होती है? 3rd में आप लोग शपथ पर चर्चा कर लेते हो। ठीक है ना। 4th में क्या करते हैं हम लोग? 4th में हम जो है कि राज्यसभा में जिनको भेजा जाना है, राज्यसभा में जिनको भेजा जाना है, उन क्षेत्रों के आवंटन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। राज्यसभा के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र आवंटन बोल सकते हैं आप लोग, आवंटन के बारे में चर्चा करते हैं। 5वीं की भी हमने चर्चा की है। किसका प्रशासन बोलता है? SC और ST अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में वह चर्चा करता है। 6ठी थोड़ी स्पेशल है, ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित क्षेत्र केवल कौन से? ST, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा करता है। स्पेशल कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है ना। 6ठी। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? 7वीं। तो 7वीं सूची में जो हमारे कार्य हैं, ठीक है ना, संघ क्या काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, ठीक है ना, दोनों मिलकर क्या काम करेंगे। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती। इनके बारे में चर्चा करता है। ठीक, तो क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब कौन सी सूची आपकी और बच रही है? आपके 7वीं हो गई। अब आपकी बच रही है 9वीं। कौन सी सूची? 9वीं। तो 9वीं अनुसूची में हम उन अधिनियमों को, उन विधेयक को, उन रूल्स को रखते हैं जिनको न्यायालय में आप क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते। तो हम उन अधिनियम को रखते हैं जिनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर रहेगा आपको? ठीक। उसके बाद 10वीं आपको क्लियर है। 10वीं अभी बात की। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल के बारे में चर्चा करता है। उसके बाद आपकी बचती है केवल 2 अनुसूचियाँ। वो क्या है आपकी? 11वीं और 12वीं। ये मेरे भाई पंचायत के बारे में बात करता है और ये बात करता है नगरीय निकाय, नगरीय
निकाय के बारे में चर्चा करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि दसों की दसों अनुसूचियाँ आपकी क्या क्या चर्चा करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका एक क्वेश्चन और है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, क्या बात कर रहे हो आपसे, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन क्या बोलता है आपसे, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य का क्या कर देता है, आवंटन के लिए क्या करता है, नियम बना लेता है। बिल्कुल क्लियर है, आवंटन के लिए नियम बनाता है भाई, ठीक है ना। कार्य का आवंटन, मंत्रियों को विभाग, सूची हालांकि सरकार के द्वारा जाती है, ऐसा नहीं कि सूची वो बनाता है, सूची सरकार के द्वारा प्रेषित करती है, लेकिन जो है कि उसको आवंटित जो करता है उसके बाद में राष्ट्रपति उसका क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। चलिए फिर दूसरे कथन के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब ये तो सही है कथन, ठीक है ना। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से, नहीं 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 नहीं, ये प्रधानमंत्री का नाम से नहीं, ये होती है मेरे भाई सारी कार्यपालिका शक्ति जो है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति विद्यमान है आपके राष्ट्रपति में है। तो राष्ट्रपति के नाम से, किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। मतलब कि कथन एक जो है कि आपका सत्य है, तो यहाँ पर आंसर ही, अच्छा कथन एक, ध्यान रखिएगा, कथन दो हो गया इसका मतलब, ठीक है। इसको ऐसे पढ़िए आप लोग, तो ये आपका आंसर कथन एक सही है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, स्पष्टीकरण पे बात कर ले हम लोग। तो संविधान का अनुच्छेद 77(3) में क्या बोलते हैं, पावर क्या दे रखी है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अभी अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए मंत्रियों को उक्त कार्यों का क्या कर देंगे, आवंटन। तो कहाँ पर वर्णित है भाई, 77(3) में वर्णित है। क्लियर रहेगा आपको। अतः कथन एक सही है, ठीक, बिल्कुल सही। और 77(1) में ये वर्णित है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है, और राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख भी होता है। बिल्कुल क्लियर रखना आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट कुछ जो है कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो पिछले साल में आए हैं आपके, तो उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था से कुछ चीज़ों के लिए। तो पहले बात करते हैं सब्सिडी की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। कृषि सब्सिडियां क्या होती है, कृषि सब्सिडियां क्या होती हैं। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि किसान कुछ चीज़ों को खरीदने जाता है तो उसमें कुछ आपको छूट मिल जाती है कि इतना पैसा जो है कि आपको नहीं देना, इतना सब्सिडी के फॉर्मेट में कौन दे देगा, सरकार दे देगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप फर्टिलाइज़र लेने जाते हो किसान, उनको भी कहीं ना कहीं छूट दी जाती है। कुछ कृषक उद्योग लगाते हैं तो वहाँ भी कुछ चीज़ें छूट दी जाती हैं, जैसे लाइट पर कुछ चीज़ें माफ़ भी कर दी जाती हैं। अच्छा, तो परिभाषा के रूप में यदि अपन लें तो सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले सकारात्मक हस्तक्षेप, कैसे, पॉजिटिव, कौन से हस्तक्षेप, पॉजिटिव इंटरफेरेंस, किसानों को कृषि उत्पादन और उसकी आय को बढ़ाने के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट, प्रयुक्त होते हैं। तो कैसे हस्तक्षेप कह रहे हैं आप लोग, सकारात्मक हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो क्लियर रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा अनुच्छेद जो 48 हमारा अनुच्छेद जो 48, जो आपके ध्यान करो आप लोग 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ठीक है कि नहीं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। कहता है कि 48 राज्य को कृषि का आधुनिकीकरण, कैसा, आधुनिकीकरण करने का या उसको और अच्छा बनाने का निर्देशित करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण लोग आजीविका के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर हैं, जाहिर सी बात है कि सब लोग किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं, ठीक।
सब्सिडियां करती क्या हैं भाई? देखिए आप, सब्सिडियां क्या करती हैं? वितरण एवं असमानता को कम करने का एक साधन है। वितरण और असमानता को कम करने का क्या है? एक साधन के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। भारत में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, तो जाहिर सी बात है कि उनको सब्सिडी की बहुत आवश्यकता है। यदि सरकार हेल्प ना करे, उनको किसी प्रकार का अनुदान, किसी प्रकार का सब्सिडी देके हेल्प ना करे, तो किसान सरवाइव ना कर पाए। हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत जनसंख्या है वो भी ग्रामीण ही है, और सबसे ज़्यादा जो है कि गरीबी और भुखमरी सबसे ज़्यादा किसानों के पास में ही है। चलिए, तो सब्सिडियां जो कि किसानों की एक प्रकार से पूरक आय की तरह किसके तहत होती हैं? एक पूरक आय की तरह कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाती है। कृषि में एक प्रकार का निवेश भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए, कृषि सब्सिडियां गुणवत्तापूर्ण कृषि आगतों जैसे कि बीज, मतलब अच्छे बीज, अच्छी उर्वरक, जिससे कि क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि, और कृषि की आय में क्या होगा? किसानों की आय में क्या होगा? वृद्धि होगी। हम कोशिश ये करते हैं कि उनको अच्छा बीज मुहैया कराया जा सके, अच्छा उर्वरक मुहैया कराया जा सके, जिससे कि उनके उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे कि उनके आय में क्या हो माय डियर फ्रेंड? वृद्धि हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं इस पर। चलिए, WTO विश्व व्यापार संगठन और कृषि सब्सिडी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन द्वारा सकल सहायता, पूर्ण सहायता कहा जाता है। ठीक, जैसे कि आपकी क्या क्या चीज़ें बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हम देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, तो ये किस में काउंट होती है? सब्सिडी में ही काउंट होती है। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं? कुछ आगत पर छूटें दे रहे हैं उनको, या कुछ ऋण मुहैया, या कुछ उर्वरक पर, या सिंचाई पर, या बिजली पर। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं आपसे? ये सारी चीज़ें हम उनको, किसानों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें जिनसे विश्व व्यापार में विसंगतियाँ पैदा हो, तो ऐसे करके क्लासीफाई कर दिया है। WTO ने क्या किया? विश्व व्यापार संगठन ने उसको क्लासीफाई किया है। ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें। तो इनको क्या है, जैसे ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ऐसे बांट दिया है इसको। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है। ठीक है ना, उनको कैटेगराइज कर दिया है कि इस प्रकार की यदि सब्सिडी आप दोगे तो ये ठीक है, मतलब इससे व्यापार में किसी प्रकार की विसंगतियाँ पैदा नहीं होंगी, और इस प्रकार की यदि आप सब्सिडी देते हो तो उससे जो है कि क्या होंगे? व्यापार में विसंगतियाँ पैदा होंगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ है? इस प्रकार से बांट दिया गया है। इस प्रकार से क्या हुआ है? सब्सिडी को बांट दिया गया है। ठीक है कि नहीं? तो तब आपको समझ आया कि ये सब्सिडियों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना, सब्सिडियों को क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की। तो ये क्या है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हम उसको कहेंगे कि जिसमें ना तो विकृति आय कम से कम रहे, या विसंगतियाँ उत्पन्न नहीं करती, मतलब कि इस प्रकार की हम छूट दें किसानों को, जिससे कि व्यापार में किसी प्रकार का असंतुलन पैदा ना हो, करेक्ट, या वह न्यूनतम रहे। ठीक, तो ऐसी सब्सिडियों पर विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। क्या नहीं लगाना चाहिए? किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। ये सभी सरकारी व्यय, किसानों के लिए वैसे भी सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम, ठीक है, प्रत्यक्ष आय जो भी आप हेल्प कर रहे हो आप उनकी, और जो भी आप सरकारी व्यय कर रहे हो, ठीक है ना, और किसानों के लिए क्या कर रहे हो आप? प्रत्यक्ष कोई भी आय जैसे सहायता करते हो आप लोग, वो सरकार जो भी सहायता करती है, तो इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक, उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो, केवल क्या हो? जो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन या मूल्यों से संबंधित ना हो, क्योंकि यदि मूल्यों की में यदि आप इंटरफेयर करोगे तो वो विसंगतियाँ पैदा करेगा। तो विसंगतियाँ ना हो, बस कितनी सी बात है कि विसंगतियाँ ना हो। सभी छूटें वो भी शामिल हैं जिसमें कि आप क्या कर रहे हो? पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण संरक्षण यदि आप करेंगे
तो प्रकृति जो एटमॉस्फेयर है वो सुधरेगा तो इनडायरेक्ट रूप से वो किसानों को सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा। शोध एवं अनुसंधान जिससे हम नए नए बीजों की खोज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, नए नए जो है कि जो हमारे प्रकृति में एडजस्ट कर सकें और ज़्यादा सर्वाइव कर सकें, ऐसी हम कोई नई टेक्नोलॉजी की खोज करते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट रूप से ऐसी चीज़ मानेंगे जो कि विसंगतियाँ पैदा नहीं करेगी। ठीक। कृषि पुनर्संरचना, हम नए तरीके से कुछ उसको कंपाइलेशन करते हैं कि कोई नया तरीका हम लेकर आते हैं कि ऐसे करके हम और ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है। खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण के लिए हम व्यवस्था करते हैं तो ये भी आपका क्या नहीं माना जाएगा, विसंगति नहीं माना जाएगा। कीट एवं रोग पर हम नियंत्रण के लिए कोई अनुसंधान करते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें जिनके बारे में अपन ने चर्चा की अभी, क्या क्या चर्चा की, जैसे कि सब्सिडी पर कौन से प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोई आय वगैरह या सरकारी व्यय करते हैं, उत्पादन या मूल्यों पर क्या ना हो, संबंधित ना हो, कैसी छूटें, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम संबंधी, शोध एवं अनुसंधान संबंधी, कृषि पुनर्संरचना संबंधी, भंडारण संबंधी, कीट एवं रोग नियंत्रण संबंधी। तो ये सारी सब्सिडियाँ कैसी मानी जाएंगी कि यह है विसंगतियाँ, मतलब व्यापार में किसी प्रकार की कोई विसंगतियाँ पैदा नहीं करती। क्लियर रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ें। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आपकी क्लियर हुई, क्लियर हुआ मामला। ग्रीन बॉक्स सब्सिडियों के फॉर्मेट मतलब एक बॉक्स है जिसमें उन सब्सिडियों को रखा गया है जो कि व्यापार में असंतुलन पैदा नहीं करती और इसको कहा गया है कि आप इनको दे सकते हो, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप बात करते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। कौन सा सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है ना। चलिए, तो इसके अंदर कैसे उत्पादन है जिसमें कि विकृति या विसंगतियां उत्पन्न करती हैं, व्यापार में क्या कर रही हैं, विकृति, डिस्टरबेंस या कोई विसंगतियां उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है ना। अब किन किन को शामिल किया गया है उनमें, तो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करें, प्रोडक्शन में, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद ना करें या उन चीज़ों को शामिल नहीं करना है जो प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हों। ठीक है ना। उत्पादन में जो प्रत्यक्ष रूप से मदद करें, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि जाहिर सी बात है एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो कि हम इतना प्राइस तो देंगे ही देंगे, तो इन पर जो है कि प्रतिबंध लगाती है। ठीक है ना। ये किस चीज़ों पे आती है कि विसंगतियाँ पैदा कर रही हैं। बिजली के लिए यदि आप उनको किसी प्रकार की छूट देते हो, सिंचाई के लिए किसी प्रकार की छूट देते हो, उर्वरक पर छूट देते हो या कीटनाशक पर छूट देते हो, तो ये सारी किस्में रखी जाती हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है। और ये क्या करती हैं, विकृति या विसंगतियाँ पैदा करती हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इनको कुछ शर्तों के साथ में अंबर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। इनके साथ में कुछ हम शर्त लगा देते हैं। तो जो अंबर बॉक्स सब्सिडियां हैं उनको ही हम क्या कर देते हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडी के रूप में ही हम लोग जानते हैं। मतलब कि आपको देना तो है, जैसे विसंगतियां पैदा तो हो रही हैं, लेकिन क्या करना है, उनमें कमी लाने के लिए हम कुछ शर्तों का यूज़ करते हैं जिससे कि व्यापारिक क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। ठीक। क्लियर हुआ। और फिर उनको प्रदान कर दीजिए, तो फिर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत दे रहा है वो किस में आ जाएगा, फिर आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आ जाएगा। क्लियर हुआ मामला। चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कह रहे हैं हम आपसे कि किसके संदर्भ में कभी कभी समाचार पत्रों में अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है। तो हमने किससे चर्चा की थी अभी, WTO। ठीक। क्लियर रहेगा आपको, WTO। चलिए थोड़ा सा और उस पर जो है कि चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या है स्पष्टीकरण में आपका। विश्व व्यापार संगठन ने उरुग्वे दौर, उरुग्वे परावे कहाँ पर है आपका, दक्षिण अमेरिका। क्लियर रहेगा। नीचे की तरफ में आप जाएंगे 1986 से 94 में
कृषि सब्सिडी के उत्पादन और व्यापार के पड़ने वाले जो असर है उसको वर्गीकृत किया। तो हमने बॉक्सेस बनाए कि हमने एक बॉक्स क्या बनाया, ग्रीन, जिसको क्या कहा है, ऐसी सब्सिडी आप प्रदान कर सकते हो, ठीक। ब्लू, और क्या बनाया हमने, अंबर। तो अंबर में हमने किसको रखा था, अंबर में हमने उसको रखा था जो विसंगतियाँ पैदा करती हैं। और ब्लू में हमने क्या रखा, कुछ शर्तों के साथ में आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रीन बेस बॉक्स आपको क्लियर हो गया। फिर तो आपको फिर ऐसी सब्सिडी को निरूपित नहीं करती। WTO द्वारा सब्सिडी देने पर किसी प्रकार की कोई ऊपरी सीमा का निर्धारण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डाटा अपना क्लियर है, जो काम का डाटा आप पढ़ चुके हो। चलिए फिर बात कर रहे हैं हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 14 जुलाई 2023 काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 काफ़ी चर्चाओं में रहा है। पहला कब था सबको पता है, 2008। ये हमारा कैसा था, फर्स्ट था माय डियर फ्रेंड। 2019 में हमारा चंद्रयान कौन सा था, हमारा 2019 में हमारा सेकंड था आपका। ओके, क्लियर रहेगा आपको। 2008 में फर्स्ट, 2019 में सेकंड, और 2023 में क्या था, हमारा थर्ड था। क्लियर रहेगा। चलिए, तो लैंडिंग कब की, यदि क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल दिमाग में रखिए आप लोग, 23 अगस्त 2023। ओके, यान का नाम क्या था, LBM-3 मार्क 3, ठीक। स्थल कहाँ से प्रक्षेपण किया, तो हमने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। ओके, वजन यदि कहे तो 1752, ठीक है, जिसमें 26 किलो का एक रोवर जो कि लैंडिंग करेगा, वो रोवर भी हमारा क्या है, शामिल था। और चर्चा कर लेते हैं इसमें कुछ फैक्ट के बारे में। चलिए, रोवर पायलट क्या था आपका, रोवर पायलट, ये क्या करेगा, लैंडिंग स्थल से वहाँ की मिट्टी, वहाँ के चट्टानों में पाए जाने वाले तत्व को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, और उसको स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेगा कि क्या है इसमें, कौन कौन सी चीज़ों को कंपोजिशन है, ठीक है ना। चलिए, उसके पहले के 3 देश की और चर्चा कर ले रहे, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत जो है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले देशों में शामिल हुआ, तो ये 4थे नंबर का है। कौन से नंबर का है, 4th क्रम का, ठीक। तो इसके पहले कौन कौन गया, अब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि जो हासिल की थी वो रूस, कब की थी उसने, 1959। पहले क्या नाम था उसका, सोवियत संघ या सोवियत यूनियन कहा जाता था, और अब उसको हम क्या कहते हैं, रूस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। सेकंड पर हम चर्चा करें तो सेकंड है हमारा अमेरिका, उपलब्धि हासिल की 1966 में, ठीक है ना। चलिए आगे क्लियर करें हम लोग। थर्ड कौन सा है हमारा, तो थर्ड है हमारा चीन। थर्ड देश कौन सा है हमारा, चीन, ठीक है ना। 2007 में स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद 3 मिशन और जिन पर हासिल की, तो 2013 में भी, 2018 में भी और 2019 में भी, ठीक। क्या नाम था 2013 में, चांग-E3, चांग-E4, ठीक है ना, और चांद पर सुदूर हिस्से पर पहुंचने में क्या की, सफलता प्राप्त की, ठीक। क्लियर हुआ आपको। चलिए चलिए अब हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रमुख केंद्र और उनकी इकाइयों के बारे में, उनके योगदान के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर्स की बात करें। सेंटर आप देखिए, अंतरिक्ष जो है कि संस्थान आपके पूछे गए हैं, वैज्ञानिक संस्थान, अंतरिक्ष संस्थान, और यूनिट 7 से रिलेटेड भी है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे UR राव सैटेलाइट सेंटर। ये कहाँ पर है, ये है आपका बेंगलुरु, ध्यान रहेगा आपको। ये करता क्या है, तो उपग्रहों का कंसेप्ट मतलब अवधारणा, ठीक, उनकी डिज़ाइन, उनके विकास या परीक्षण एवं संचालन, इन सब की जिम्मेदारी कौन ले लेता है, ये वाला सेंटर, ठीक है। क्लियर रहेगा आप लोगों को। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कि थर्मल इंजीनियरिंग, महत्वपूर्ण यांत्रिक प्रणालियाँ भी इसी के द्वारा की जाती हैं
तैयार। ठीक, तो क्या कर रहा है भाई आपका यूआरआर सैटेलाइट सेंटर, ध्यान रहेगा आपको सबसे पहले तो स्थान के लिए रखना आप लोग कि कहाँ पर है वह, बेंगलुरु। ठीक है, यदि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो और अच्छी बात है कि अवधारणा, डिज़ाइन, विकास, परीक्षण, ठीक है, संचालन, ये तमाम चीज़ों पर वो क्या करता है, अपनी पकड़ बनाए रखता है। ठीक, और इस प्रकार से जो है कि हमारा ये वाला संस्थान अंतरिक्ष कार्यक्रमों में योगदान देता है। ओके, फिर हम आगे को बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है भाई, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ पर, केरल। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको, केरल। ठीक है कि नहीं। ये क्या करता है भाई आपका, ये करता है कि जो आपका BSS, तो इसी का नाम है BSS अंतरिक्ष केंद्र, थर्मल सुरक्षा प्रणाली, किसकी बात करता है, थर्मल सुरक्षा प्रणाली, पायरो सिस्टम। ओके, पायरो किसको बोलते हैं, जो अत्यधिक ताप को सह सके, किसको सह सके, ऐसा सिस्टम जनरेट करना जो अत्यधिक ताप को सह सके। सौर पैनल, सब्सट्रैक में महत्वपूर्ण योगदान ये अपना देता है। तो क्लियर हुआ आपको कहाँ पर है आपका ये विक्रम साराभाई, त्रिवेंद्रम में है। ठीक, और ये क्या करता है, थर्मल सुरक्षा की बात करता है, पायरो सिस्टम की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, ये कहाँ पर है भाई, ये बेंगलुरु। ठीक, ये कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में। ठीक है ना। अंतरिक्ष यान को अभिविन्यास निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, सेंसर लेस होता है, मतलब वो जहाँ पर पहुँचाना है उसको, उसका रेडियस जहाँ पर पहुँचाना है उस पर एक महत्वपूर्ण योगदान ये वाला सेंटर देता है। सूर्य सेंसर, स्टार सेंसर, लेजर आधारित, ये सब चीज़ों पर वह क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहाँ पर है भाई, ये है आपका अहमदाबाद। कहाँ पर है आपका, अहमदाबाद। ठीक, क्लियर रहेगा आपको। ये क्या करता है आपका, ये डाटा प्रोसेसर के साथ में किसकी काम करता है, कैमरे। ठीक है ना, अल्टीमीटर की बात करता है, खतरे से बचाव की बात करता है, सेंसर और रोवर, इमेजर्स, मतलब जैसे इमेज ली जाती है, सेंस करना, सेंसर, इन सब पर वर्क करता है कौन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। कहाँ पर है आपका, अहमदाबाद। करेक्ट, याद रहेगा आपको। देन इसके आगे इसरो इनिशियल सिस्टम यूनिट, ये कहाँ पर है, वंस अगेन फिर से त्रिवेंद्रम। ठीक, तो ये पहियों की बात करता है, एक्सेलेरोमीटर की बात करता है, जाइरोस्कोप की बात करता है, जड़त्वीय तत्वों की बात करता है। ठीक है ना, और इन सब पर जो है कि योगदान देता है। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट की ओर चर्चा करते हैं। चलिए एक और संस्थान है आपका, वो कौन सा है आपका, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है आपका, महेंद्रगिरी। तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा, आंध्रा। ठीक है ना। तो प्रणोदन जो प्रणालियाँ होती हैं जिनसे रॉकेट हम छोड़ते हैं, ओके, इनका इंजन के डिज़ाइन के बारे में चर्चा करना, थ्रस्टर, वॉल्व या प्रोपोलेंट के बारे में चर्चा करना, इन पर योगदान देना, अपना वर्क करना, ये कौन करता है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है आपका, महेंद्रगिरी। इसरो का एक और है आपका सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर, स्ट्राइक बोलते हैं इसको, कहाँ पर है, बेंगलुरु। ये क्या करता है, जो आपके ग्रह मिशन होते हैं उनके संचालन, उनके ट्रैक, उनको क्या करना, ट्रैक करना और सुनिश्चित करना कि ट्रैक करना, उसके मिशन के दौरान पूरा कक्षा में संचालन, पूरा कक्षा में क्या करता है, संचालन को ट्रैक करता है पूरा। ठीक, तो क्लियर हुआ आपको। चलिए तो इसके आगे जो है कि चर्चा हम और किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप ये डाटा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।